गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन निम्बल बायोलॉजी। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टार्ट कर चुके थे। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखे थे, दो पार्ट में डिवाइड था, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने देखा था कई पार्ट उसमें भी थे, कई आर्गन से बना हुआ था एलिमेंट्री कैनाल। जैसे माउथ की बात किए थे, बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक की बात किए थे। हम लोग आज बात करेंगे बक्कल कैविटी से रिलेटेड। जैसे हम लोग इसमें कंप्लीट किए थे पिछली वीडियो में, बक्कल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, इसकी बात किए थे। आज हम लोग देखे थे वहां पे हम लोग देखे थे, दो चीजें देखे थे। बक्कल कैविटी में दो चीजें मिली थी हमें, दो स्ट्रक्चर मिले थे, टीथ और टंग। तो आज हम लोग टीथ की बात करेंगे। उसमें हम देखे थे टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन के टीथ का कैरेक्टर क्या होता है। तो ह्यूमन के टीथ का हम लोग दो कैरेक्टर, तीन मेन कैरेक्टर देखे थे। ह्यूमन का जो टीथ था वो थीकोडोन था, मतलब कैविटी में पाया जाता था, सॉकेट में पाया जाता था, तो इसे हम लोग कहते थे थीकोडोन। दूसरा देखे थे, ह्यूमन का जो टीथ है वह डिफरेंट तरह के टीथ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हेट्रोडोन कहते थे, हेट्रोडोन कंडीशन कहते थे। ह्यूमन का जो टीथ था वह दो सेट उसके लाइफ में आता था, जिसे हम लोग डाइफाइओडोन कहते थे। आज हम लोग बात करेंगे टीथ के डेंटल फार्मूला की। डेंटल फार्मूला को लिखते कैसे हैं, डेंटल फार्मूला होता क्या है, डेंटल फार्मूला का मतलब क्या होता है। तो हम लोग एक वर्ड देखे, डेंटिशन क्या होता है। डेंटिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉ। जॉ पे टीथ का अरेंजमेंट ही डेंटिशन कहलाता है। और इसी को कैसे हम लोग डेंटल फार्मूला लिखते हैं, ये आज सीखेंगे। डेंटल फार्मूला लिखते कैसे हैं, हम लोग जानते होंगे। अगर किसी भी एनिमल को डेंटल की यानी टीथ की बात करें उसके, तो उसका जो टीथ होता है उसके अपर हाफ जो पोर्शन है, उसके जॉ जो है, उस जॉ के यानी अगर हम देखें तो अपर जॉ और लोअर जॉ, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनके अपर जॉ के हाफ पार्ट जो होते हैं, जितने भी टीथ होते हैं सेम टीथ उसके बाकी हाफ पार्ट में होते हैं। यानी जो अपर जॉ में हाफ पार्ट में जो टीथ है वही उसके हाफ पार्ट में सेम टीथ होता है, सेम नंबर ऑफ टीथ होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, अगर आधे पार्ट का टीथ का हमें फार्मूला पता चल जाए, आधे टीथ का नंबर पता चल जाए कौन सी टीथ है, तो आधे का हम जान पाएंगे। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। सेम इसी तरह से लोअर जॉ का, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डेंटल फार्मूला हम लिखते हैं इस तरह से, ऊपर लिखेंगे अपर जॉ, नीचे लिखेंगे लोअर जॉ। और अपर जॉ का भी कौन सा पार्ट, पूरा नहीं, उसका कौन सा, केवल हाफ पार्ट। हाफ पार्ट की बात करेंगे, क्यों हाफ पार्ट, क्योंकि टीथ क्या है, हाफ पार्ट में सेम है और हाफ पार्ट में सेम है। तो हम लोग हाफ पार्ट के लिखते क्या, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द अपर हाफ ऑफ द जॉ। अपर जॉ के हाफ पार्ट में कुल कितने टीथ है उसको लिखते हैं, और लोअर जॉ में हाफ पार्ट में कुल कितने टीथ है उसको लिखते हैं। क्योंकि हाफ पार्ट में लिखे इसे दो से मल्टीप्लाई यानी डबल कर दिया गया, तो नंबर ऑफ टीथ पूरे एनिमल का आ गया, उस एनिमल का नंबर ऑफ टीथ आ गया। तो इस तरह से हम डेंटल फार्मूला लिखते हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के तौर पे जैसे डेंटल फार्मूला चाइल्ड का क्या होता है। हम लोग जानते थे चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला है, या जिसे हम लोग मिल्क टीथ कह रहे थे, उसका जो नंबर होता है 20 होता है। देखते हैं क्या सच में 20 होता है क्या। ह्यूमन का जो टीथ होता है वो चार तरह का होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पे डेंटल फार्मूला चाइल्ड अगर देखा जाए, तो यहाँ पे चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला है वो हाफ पार्ट, उसके अपर जॉ के हाफ पार्ट में जो नंबर ऑफ टीथ होता है उसमें दो इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, दो प्रीमोलर और एक मोलर होता है। सेम इसी तरह से अगर उसके लोअर जॉ की बात करें, तो लोअर जॉ के हाफ पार्ट में दो इंसीजर, एक कैनाइन और प्रीमोलर 0 और मोलर 2। तो इस तरह से इसको ऐड कैसे करते हैं, जितने भी टीथ है सबको नॉर्मल ऐड कर लेंगे। 2 2 4 1 5 अपर हाफ में हो गए, 2 2 4 1 5 लोअर हाफ में हो गए। क्योंकि 5 और 5 यानी 5 जो टीथ है अपर हाफ में है और लोअर हाफ में है, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 टीथ हो गए, यानी 10 दांत हो गए। सेम इसी तरह इसको डबल करना, क्योंकि हाफ पार्ट कर लिए तो डबल कर दिए, तो कितना हो गया, तो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला से नंबर ऑफ टीथ आया 20, यानी 20 दांत होते हैं। मिल्क टीथ का नंबर 20। पूछा जा सकता है हमसे कि डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड क्या है, डेंटल फार्मूला मिल्क टीथ क्या है, तो सेम होगा। मिल्क टीथ मींस यहाँ पे चाइल्ड से रिलेटेड, क्योंकि चाइल्ड के अंदर कौन सा टीथ, मिल्क टीथ। डेंटल फार्मूला एडल्ट ह्यूमन की अगर बात कर लें, तो एडल्ट ह्यूमन में डेंटल फार्मूला जो होता है वह 2123/2123 होगा, यानी इसमें 4 हो जाता है। अगर इन दोनों से मैच करें, कंपेयर करें, तो क्या डिफरेंस है, चाइल्ड का जो टीथ है उसमें कौन सा टीथ नहीं है। चाइल्ड के टीथ में देखा जाए तो प्रीमोलर है ही नहीं, कौन सा टीथ है केवल, इसमें इंसीजर, कैनाइन और मोलर है, प्रीमोलर एब्सेंट है। और अगर एडल्ट की बात करें तो इंसीजर 2 है, कैनाइन 1, और अगर प्रीमोलर कहें तो यहाँ पे 2 है और मोलर 3 है। और लोअर और अपर जॉ में दोनों मिलाएं तो कितना, अपर जॉ में फुल टीथ का नंबर कितना हो गया, अपर जॉ के हाफ पार्ट में 8 हो गया, नीचे भी 8 8 8 कितने हो गए, 16 16 को डबल कर दिया तो कितना 32,
यानी नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट ह्यूमन इज 32। सेम इसी तरह से हाँ, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछ सकता है, मान लीजिए कोई 5 ईयर का है, कोई भी चाइल्ड है जो कहीं जा रहा था लेकिन गिरने की वजह से उसकी दांत टूट गई, उसके डेंटल चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने देखा कि एक पहले से उसके पास टीथ नहीं है, चारों टीथ में से 4 तरह के टीथ में से एक पहले से टीथ नहीं, तो कौन सा टीथ नहीं है, तो देखेंगे इंसीजर तो होगा, केनाइन होगा, लेकिन एक पहले से नहीं, इसका मतलब कौन सा टीथ अब्सेंट है चाइल्ड में, प्रीमोलर टीथ नहीं पाया गया। दूसरी बात का डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट्स, कुछ और एनिमल का देखते हैं। एलिफेंट का जो डेंटल फार्मूला है उसमें एलिफेंट में इंसीजर का नंबर 1 होगा, वो भी कहां पे, केवल अपर जॉ में, केवल इंसीजर कितने, एक हाफ पार्ट में, तो हाफ पार्ट में कि दोनों, अगर पूरे जॉ की बात करें तो दो इंसीजर, यही वो टीथ है जो एलिफेंट में टस के रूप में बाहर आता है। तो एलिफेंट का पूछा जा सकता है, शायद पिछले वीडियो में हमने पूछा भी था कि एलिफेंट्स का जो टस्क है वो किस टीथ का मॉडिफिकेशन है, तो किस टीथ का मॉडिफिकेशन है, इंसीजर का मॉडिफिकेशन है। प्रीमोलर और उसके बाद केनाइन तो है ही नहीं, मोलर का मॉडिफिकेशन नहीं है। नीचे वाले में देखें तो केवल उसके पास मोलर होते, कहते हैं हाथी के दांत दिखाने और खाने के कुछ और होते हैं, तो ये दिखाने के हो गए इंसीजर, खाने की कौन हो गए, मोलर हो गए, खाने के लिए कौन हो गए, मोलर हो गए। लो तो अपर जॉ में, उसके अपर जॉ में 4 टीथ 4 और नीचे 3, कितने 7, तो 7 दांत इसमें हो गए और 2 से मल्टीप्लाई डबल कर दिए तो कितने हो गए 14 टीथ, किसके, एलिफेंट्स के। सेम इस तरह डेंटल फार्मूला रेट कैट का डेंटल फार्मूला देखें तो 3131 बाई 3121 होते हैं। इसको देखें नंबर ऑफ टीथ ऐड करें तो 3 1 4 4 8 यहाँ पे हो गए और यहाँ पे कितना होगा 7 हो गया, एक कम है यहाँ पे, प्रीमोलर एक कम है, 7 8 कितने हो गए 15 हो गए, 15 को डबल किया तो कितना आ गया, तो कैट में कुल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए 13। डेंटल फार्मूला रेट देखा जाए तो डेंट में कितने टीथ, 2 इंसीजर, केनाइन होता ही नहीं है, प्रीमोलर और मोलर, कुल कितने हो गए 6 2 8 और नीचे कितने हो गए 5 1 6, कितने हो गए 14, डबल किया 28, तो नंबर ऑफ टीथ इन रैबिट 28। हाँ, एक और प्रोसेस, क्योंकि इसमें पास है ही नहीं, अगर कहा गया कि नेचुरल गैप बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर, नेचुरल गैप, टूटने की बात नहीं, नेचुरल गैप, अगर इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में नेचुरल गैप पाया जाए, कहने का मतलब अगर केनाइन टीथ एब्सेंट हो तो इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टेमा, इस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टेमा, ध्यान सुनेंगे क्या बोलेंगे, डायस्टेमा। सेम इसी तरह डेंटल फार्मूला हॉर्स का देखा जाए, घोड़े में कितने दांत, तो 3143 3143, यानी कितने हो गए 4 4 8 और कितने हो गए 3 11 और 11 इधर कितना गया 22, डबल किया तो कितने 44, तो नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन हॉर्स आर 44। डेंटल फार्मूला ऑफ रैट का डेंटल फार्मूला देखिए तो एलिफेंट के जैसा हमें मिलता है, बट डिफरेंस क्या है, एलिफेंट्स के लोअर जॉ में इंसीजर नहीं था लेकिन रैट में इंसीजर होगा। तो इस तरह से इसका रैट का डेंटल फार्मूला, कितने टीथ हो गए 6 2 8, यानी डबल किया तो कितना 16। सेम इस तरह डॉग का देख लें, डॉग का कितना 4 4 8 और 2 10 और 10 इधर हो गए, कितने हो गए 10 और 10 20 और 2 से मल्टीप्लाई कितने 14, कुत्ते में कितने दांत 40 दांत। तो ये था डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला के बारे में हम लोग देखे, डेंटल फार्मूला लिखते कैसे है, नंबर ऑफ टीथ को निकाला गया। अब अगली पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग टंग के बारे में, लेकिन इससे पहले जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग टंग। चलिए तो देखते हैं टंग है क्या। टंग की बात हम लोग करने वाले थे। टंग क्या है, टंग जो है एक तरह का हम लोग कहेंगे मस्कुलर फ्रीली मूवेबल ऑर्गन। टंग जो है एक तरह का मस्कुलर फ्रीली मूवेबल ऑर्गन या फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। फ्री रूप से, फ्रीली क्या करता है, मूव करता है, मसल्स का बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, सेंसिटिव है टेस्ट के लिए। अगर इसको देखें तो ये ओरल कैविटी, जो बक्कल कैविटी है, इसके बेस से अटैच होता है, तो हम लोग कह सकते हैं बेस में एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम फ्रेनुलम कहेंगे, उससे अटैच होगा। तो ये अटैच्ड, हम कहेंगे अटैच्ड बाय फ्रेनुलम। कहां पे, बक्कल कैविटी के बेस पे। बक्कल कैविटी के बेस पे एक स्ट्रक्चर है जो फ्रेनुलम, जिसे कहेंगे फ्रेनुलम से ये अटैच होगा। और ये टंग है क्या, किसके स्ट्रक्चर को अगर देखना चाहें, देखा जाए तो कुछ इस तरह का टंग का स्ट्रक्चर मान लेते हैं।
टंग का स्ट्रक्चर है। पीछे कौन है, बेस है, इसके बेस पे क्या है, ये मान लेते फ्रेनुलर स्ट्रक्चर है, इसी से ये अटैच होगा जिसे हम बोलेंगे फ्रेनुलम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है टंग जो है वह बेस या टंग जो है बकल कैविटी के किस पार्ट से अटैच होगी, फ्रेनुलम से अटैच होगी। दूसरी बात करें इस टंग की, तो टंग जो है वह इसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं और इस छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं पैपिली। तो टंग के पास जो टंग है इसके पास स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाएंगे और इस स्मॉल प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं पैपिली। इसको हम बोलेंगे पैपिली। पैपिली का काम क्या है, पैपिली क्या करती है, पैपिली जो है एक स्मॉल प्रोजेक्शन है। अब इसमें से कुछ पैपिली के पास टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाएंगे। टेस्ट बर्ड क्या करेंगे, एक ऐसा बर्ड जो एक ऐसा आउटग्रोथ पैपिली के ऊपर जो टेस्ट में के लिए सेंसिटिव हो, इस तरह के टेस्ट बर्ड इसके ऊपर पाए जाएंगे। कहां पे, स्मॉल प्रोजेक्शन पे, जिसे हम लोग कह रहे हैं पैपिली। अब देखा जाए अगर टेस्ट बर्ड की बात किया जाए तो कौन कौन सी टेस्ट बर्ड होती है उसकी बात करेंगे। पैपिली की सबसे पहले बात करते हैं, जो इसमें स्मॉल पैपिली है, ये पैपिली जो है वो कई तरह की हो सकती है। ये पैपिली जो है वो 4 तरह की नॉर्मली पाई जाती है। पहला हम लोग बात करेंगे पहली पैपिली की। पहली जो पैपिली जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिली, फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली जो होती है वह सबसे छोटी पैपिली है, स्मॉलेस्ट पैपिली है। फिलीफॉर्म पैपिली जो है वो सबसे छोटी पैपिली है। कैसा प्रोजेक्शन, कैसा स्ट्रक्चर टंग पे पाया जाने वाला जो टेस्ट बर्ड को कैरी करता है उसे हम बोलेंगे पैपिली। पैपिली भी कई टाइप के, पहले हम कहेंगे फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली जो है सबसे स्मॉलेस्ट पैपिली है और सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट न्यूमरस है, सबसे ज्यादा लेकिन छोटी स्ट्रक्चर है जिसके पास टेस्ट बर्ड होता है। दूसरी बात करें हम लोग सर्कमवैलेट पैपिली की, दूसरी होती है सर्कमवैलेट पैपिली, दूसरे हम बोलते हैं सर्कमवैलेट पैपिली। सर्कमवैलेट जो पैपिली है, सर्कमवैलेट जो पैपिली है, ये पैपिली सबसे बड़ी पैपिली मानी जाती है, सबसे लार्जेस्ट पैपिली है। लेकिन इसकी टेस्ट बर्ड की बात करें तो इसकी नंबर की बात करें तो ये केवल 8 से 12 ही नंबर पाए जाते हैं। इसके ऊपर भी टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तीसरी पैपिली की जिसे हम लोग कहते हैं फंजीफॉर्म पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली। फंजीफॉर्म पैपिली के पास भी टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, ये भी टेस्ट बर्ड को बियर करती है। चौथी पैपिली की हम लोग बात करें, चौथी पैपिली जिसे हम लोग कहते हैं फोलिएट पैपिली, फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली जो होती है वह ह्यूमन में नहीं पाई जाती है, इसकी बात नहीं करें तो 4 तरह की पैपिली हमारे टंग पे पाई जाती है। 4 तरह के प्रोजेक्शन, 4 तरह के स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारे टंग पे, जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। इसके पास भी टेस्ट बर्ड होंगे। दूसरी बात करें सर्कमवैलेट पैपिली, इसके बाद भी टेस्ट बर्ड होंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी पैपिली कौन है, फिलीफॉर्म। सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी पैपिली क्या है, सर्कमवैलेट पैपिली। सबसे छोटी कौन है, फिलीफॉर्म पैपिली। लेकिन इसका नंबर सबसे छोटा होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा है। ये नंबर ज्यादा है लेकिन इसकी साइज ज्यादा है लेकिन इसका नंबर क्या है, काफी कम है। फंजीफॉर्म पैपिली के पास भी टेस्ट बर्ड होगा। अब टेस्ट बर्ड करता क्या है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जो टेस्ट बर्ड है वो टेस्ट के लिए क्या करेंगे, सेंसिटिव होंगे। टेस्ट जो भी हमें टेस्ट होगा उसके लिए सेंसिटिव कहेंगे। इसका पोजीशन देखते हैं, टेस्ट बर्ड का पोजीशन कहां पे है टंग पे। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो जो टंग का बेस है, जो टंग का बेस है, यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं वो सेंसिटिव होते हैं बाइटर टेस्ट के लिए। ये सेंसिटिव होते हैं बाइटर टेस्ट के लिए, ये बाइटर टेस्ट देते हैं। अगर कोई भी चीज खाते हैं बाइटर है तो ये सेंसिटिव होगा। टंग की जो टीथ है, टंग की जो टीथ है वह स्वीट टेस्ट के लिए होता है, ये स्वीट इन टेस्ट होगा। इस पे जो सेल्स पाए जाएंगे वह स्वीट टेस्ट होंगे, या जो सेल पाए जाएंगे वह सेंसिटिव होंगे स्वीट के लिए। सेम इसी के बैक इज बिहाइंड स्वीट बर्ड्स, जो स्वीट टेस्ट बर्ड है इसके पीछे यहाँ पे जो पाए जाएंगे कुछ, इसके पीछे हम लोग कहेंगे इसको ये साल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये यहाँ पे साल्ट के लिए सेंसिटिव होंगे। सेम दोनों लेटरल साइड पे यहाँ पे कुछ पाए जाएंगे जो शोर के लिए, टेस्ट के लिए सेंसिटिव होंगे। तो जो हमारी टंग है वो 4 तरह की टेस्ट को क्या कर सकती है, पहचान सकती है, सेंसिटिव होती है 4 तरह की टेस्ट। जो टंग की टीथ है वह स्वीट के लिए होती है। यहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं सेंसिटिव होते हैं स्वीट एंड टेस्ट के लिए, स्वीट टेस्ट के लिए। सेम इसी के पीछे साल्टी टेस्ट, दोनों साइड में शोर टेस्ट, बिहाइंड
जो सबसे बेसल पार्ट है टंग का, जो सबसे पीछे पार्ट है, जो सबसे बेस है इसका, वो बाइटर टेस्ट होगा। तो ये 4 तरह की पेपली पाई जाती है टंग पे। ये था टंग का स्ट्रक्चर, हम लोग देख चुके थे। अटैच होती है किससे? फ्रेन्यूल से। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगली पार्ट की बात हम लोग करते हैं। अगली पार्ट है हमारी फेरिंग्स, क्योंकि बक्कल कैविटी में 2 स्ट्रक्चर था, एक टिच और दूसरा टंग, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या है? अगला हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट फेरिंग्स। देखते हैं फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स कुछ है नहीं, बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी एक छोटे से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। स्ट्रक्चर के जरिए देखेंगे इसको क्या होती है फेरिंग्स। मान लेते हैं कोई ह्यूमन है, यहाँ पे इसकी बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी एक छोटे से बॉक्स में खुलती है और इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के स्ट्रक्चर। इस वाले छोटे से बॉक्स वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बक्कल कैविटी और ओसोफेगस को जोड़ने का काम करता है, और यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉमन पाथ बनाता है। किसके लिए? एयर के लिए और फूड के लिए। रिस्पायरेशन में भी हेल्प करेगा, फूड के पासिंग में भी हेल्प करेगा। यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें 2 स्ट्रक्चर आके खुला हुआ है। एक तो हमारा ओसोफेगस खुला हुआ है और दूसरा यहीं से, इसी के बगल से जो विंड पाइप है, ट्रेकिया भी आकर के इसी में खुली हुई है। ट्रेकिया जहां से खुलती है, इस ट्रेकिया के ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ग्लोटिड्स। ट्रेकिया की जो ओपनिंग है, विंड पाइप की जो ओपनिंग है, इसे हम कहते हैं ग्लोटिड्स। और इस ग्लोटिड्स के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया। अगर फूड कभी गलती से ट्रेकिया में चला जाए तो इससे क्या करता है? इसके लिए इसको बचाने का काम करता है। तो इसके ऊपर एक ढक्कन होगा, एक कैप होगा, जिस कैप को बोलते हैं इपीग्लोटिस। ईपी मतलब ऊपर, किसके ऊपर? ग्लोटिस के ऊपर, इसलिए इसका नाम है इपीग्लोटिस, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द फूड इन ट्रेकिया। तो ये इसने स्ट्रक्चर है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथ बनाएगा एयर और फूड के लिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब हम अगली बात करते हैं ओसोफेगस की। ओसोफेगस क्या होती है उसको देखते हैं। इसको लिख लेंगे कॉमन पाथ। कॉमन पाथ होगी इसके लिए? फूड एंड एयर के लिए, यानी रिस्पायरेशन और डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में हेल्प करता है। डाइजेशन यानी इनगल्फमेंट ऑफ फूड। दूसरी बात करते हैं ओसोफेगस की। ओसोफेगस क्या है? ओसोफेगस को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? ओसोफेगस जो है एक थीन ट्यूब है, एक पतला लेकिन हाँ इलांगेटेड, थीन इलांगेटेड ट्यूब है। एक ऐसा ट्यूब है जो पतला है, बड़ा ट्यूब है, जो क्या करता है? ओसोफेगस जो है वह फेरिंग्स के फूड को स्टमक तक ले जाने में हेल्प करता है। ये कहां से होता है? ये एक्सटेंड होता है। कहां से फैला होगा? ये एक्सटेंड होगा नेक से लेकर के थोरैक्स, थोरैक्स से फिर डायाफ्राम से पास करते हुए एक जे शेप का स्ट्रक्चर में जाके खुलेगा, और उस जे शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टमक, यानी जे शेप के बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा, यानी स्टमक में खुलेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग कुछ इस तरह से होगा। ये जाकर के फेरिंग्स के थ्रू यहाँ पे जाकर के एक स्ट्रक्चर में खुलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे मान लेते हैं डायाफ्राम है, तो ये डायाफ्राम यानी थोरैकिक कैविटी को पार करता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में जे शेप का स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं स्टमक, इस स्टमक में खुलता है। और इसका काम क्या है? भोजन को पहुंचाना, फूड को पहुंचाना। कहां से? फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा एक चीज याद रखेंगे, यहाँ से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता। ओसोफेगस से डाइजेशन में नहीं हेल्प करता, किसमें किस हेल्प कर रहा है? डिग्लूटिशन में। केवल फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। कहां से? फायरिंग से लेकर के स्टमक तक। तो ये था ओसोफेगस, एक थी पतला ट्यूब था, एक इलांगेटेड ट्यूब था। दूसरी हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या है? जो हमारी अगली एलिमेंट्री कैनाल है उसकी बात करें। स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर है। स्टमक एक जे शेप का स्ट्रक्चर है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो हम लोग बात करते हैं अगली स्टमक की। स्टमक क्या है?
एक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होगा, और ये कहां पे पाया जाता है, इसकी पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन क्या है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हम लोग जानते हैं बॉडी की पार्ट दो कैविटी में डिवाइड है, थोरैकिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की अपर लेफ्ट पोर्शन पे, अपर लेफ्ट पार्ट में ये स्टमक पाया जाता है। जे शेप का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, किस शेप का, जे शेप का। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो कुछ इसके जैसा होगा। ये कुछ इस तरह का पार्ट होगा। ये मान लेते ओसोफेगस का पार्ट है, जहां से ओसोफेगस आया है, ओसोफेगस। जे शेप का स्ट्रक्चर देखने में जे शेप दिखेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टमक। अब यहाँ पे जो पार्ट, ये तीन मेन पार्ट में डिवाइड होगा स्टमक। जो पार्ट ओसोफेगस, यानी ओसोफेगस जिस स्टमक के पार्ट में खुलता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियक। इस रीजन को हम लोग कहेंगे कार्डियक। कार्डियक वह पोर्शन है जिसमें ओसोफेगस आगे खुलता है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं फंडस या फंडिक। नीचे वाले पार्ट को, नैरो पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। तो ये स्टमक तीन पार्ट में डिवाइड है हमारा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। जो ओसोफेगस जब यहाँ पे स्टमक में खुल रहा है तो इसके यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो फूड को प्रिवेंट करता है बैकवर्ड जाने से। यहाँ पे एक तरह का स्फिंक्टर पाया जाएगा, क्योंकि स्फिंक्टर किसके बीच में है, ओसोफेगस और स्टमक के बीच में है। स्टमक को गैस्ट्रो कहते हैं, गैस्ट्रो, और ओसोफेगस को ओसोफेगस। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा इसका नाम होगा गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि किसके बीच में है, ओसोफेगस और स्टमक के बीच में, इसलिए इसका नाम देते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। जो इसका नैरो पार्ट है जिसे कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। अगर देखा जाए तो ये पूरे डाइजेस्टिव एलिमेंट का सबसे वाइडर पार्ट होता है स्टमक, और ये जाकर के खुलता है। इसकी जो पाइलोरिक रीजन है एक नैरो से ट्यूब में खुलती है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में खुलता है, और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर पाया जाएगा। पाइलोरिक रीजन में भी एक स्फिंक्टर पाया जाएगा, और इस स्फिंक्टर को हम नाम देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दो स्फिंक्टर यहाँ पे हो गए। तो ये था स्टमक कि कौन सी वॉल से बने, किस तरह से बनी होगी, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, जब डाइजेशन करेंगे तो वहां पे होगा, देखा जाएगा। तो ये था स्टमक के बारे में। अगला हम लोग देखते हैं अगली पार्ट जिसे हम लोग कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी केवल हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, काम क्या होता है अभी देखा जाएगा। अगली जो पार्ट है जिसे हम लोग कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो ट्यूब होती है। इसमें स्टमक आकर के एक पतले से ट्यूब में खुलता है जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ट्यूब है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में डिवाइड होती है। पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं सी शेप का पार्ट होगा जिसे हम बोलेंगे डिओडिनम। डिओडिनम। दूसरा इसका पार्ट है जो कॉइल्ड पोर्शन है जिसे हम कहते हैं जेजुनम। तीसरा इससे भी ज्यादा हाईली कॉइल्ड पार्ट होगा जिसे हम लोग कहेंगे इलियम। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है, जेजुनम, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। मान लो ओसोफेगस, स्टमक, यहाँ पे एक सी शेप का स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह का, और यही क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाता है। ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अभी देखते हैं क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये है इसका हाईली क्वाइल्ड, ये क्वाइल्ड पोर्शन जिसे हम लोग जेजुनम, और हाईली क्वाइल्ड पोर्शन जिसे हम लोग इलियम कह रहे हैं। ये कुछ इस तरह से होगी। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे थे स्टमक।
ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यहां से, इस सी शेप के स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम जो है वो आगे चल के हाईली यहाँ पे क्वाइट पोर्शन में खुलता है, जिसे हम लोग कहते हैं जेजुनम। जेजुनम एक और पार्ट में डिवाइड है, आगे चल के एक पार्ट और में खुलेगा, हाईली क्वाइट पोर्शन में खुलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं इलियम। अब यहाँ पे दो वर्ड है, इलियम, एक और इलियम होता है, जो ये इलियम है ILEUM, ये पार्ट है इंटेस्टाइन का। एक और इलियम ILIUM, ये पार्ट है कोक्सल बोन का, पेल्विक गर्डल का। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, जिसे हम लोग कह रहे हैं इलियम, ये इलियम एक छोटे से ब्लाइंड सा के स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे हम लोग कहते हैं सीकम, और वह पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, यानी हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर के फिर से ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगला हमारा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक को बोलते हैं हम लोग सीकम, एक को बोलते हैं सीकम, दूसरे को बोलते हैं कोलन, और एक पार्ट जिसे बोलते हैं रेक्टम। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। जो एक ब्लाइंड साइड, यहाँ पे एक छोटी सी ब्लाइंड साइड पाउच के फॉर्म में पाई जाएगी, इस पार्ट को, छोटे से पार्ट को बोलते हैं सीकम। सीकम जो पार्ट है, इस सीकम पार्ट से एक छोटा सा फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला होगा, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी कभी क्या होता है, इस पोर्शन को बोलेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कभी कभी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, और इस डिजीज को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो इस केस में इसको हटाना पड़ता है काट करके। ये सीकम जो है वह यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो कुछ एनिमल है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो सेलुलोज के डाइजेशन करते हैं, जैसे रैबिट के। फिर ये सीकम जो है एक अगले पार्ट में खुलती है, जिसको कहते हैं कोलन। अब ये कोलन जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक ई वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। फिर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक को हम बोलेंगे असेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स और तीसरा डिसेंडिंग। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इसके बाद जो डिसेंडिंग कोलन है, डिसेंडिंग कोलन आगे चल के एक पार्ट में खुलता है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम जो है वह अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्टोरेज करता है, स्टोरेज करने का काम, परमानेंटली नहीं टेम्पररी स्टोर करता है। इसके बाद ये अगला पार्ट जो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट ओपनिंग है, पोस्टीरियर ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं एनस। क्योंकि एंटीरियर ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माउथ, तो इसकी जो पोस्टीरियर ओपनिंग है इसे हम बोलेंगे एनस। तो ये इतनी पार्ट थी, ठीक है। तो ये इसकी पार्ट है। सीकम ज्यादा हेल्प किसमें करेगा, सेलुलोज के डाइजेशन में। जैसे एग्जांपल क्या था रैबिट का। स्टमक की बात करें तो ह्यूमन में नॉर्मली ये सिंपल स्टमक है, लेकिन अगर किसी रूमिनेंट एनिमल की बात करनी है, किसी ऐसे एनिमल जैसे बफेलो की बात करनी है, तो इस तरह में स्टमक जो होगा वो सिंपल स्टमक नहीं, वो उसमें कंपाउंड स्टमक कुछ पाए जाते हैं, कंपाउंड स्टमक पाए जाएंगे, और वो इनका स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं रूमेन, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलम, तीसरे वाले को हम बोलते हैं ओमेजम, चौथे वाले बोलते हैं एबोमेजम। तो ये जो हर्बीवोर्स का जो स्टमक ऑफ कंपाउंड्स, हर्बीवोर्स में कौन से, वो भी रूमिनेंट एनिमल जैसे बफेलो, गोट, इन सब में जो होता है वो कंपाउंड स्टमक पाया जाएगा। हम लोग सिंपल स्टमक नहीं, कंपाउंड स्टमक पाया जाएगा। कंपाउंड क्यों करें, क्योंकि इसका स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड होगा, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। जो इनका एबोमेजम है इसको बोलते हैं लोग ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक क्यों, क्योंकि ये HCl का सिक्रीशन करता है। लेकिन जो रूमेन है ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसी में हर्बीवोर्स का जो भी रूमिनेंट एनिमल है इसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो सेलुलोज का डाइजेशन जो होगा वह रूमेन एनिमल में होगा, और इस तरह के एनिमल को रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। तो ये डिफरेंस था उस एनिमल का।
कुछ एनिमल में ये चीजें डिफरेंट पाई जाती हैं। अगर हम कुछ और बातें करें यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के इलोंगेटेड की बात करें तो पूछता हमसे कि कौन से एनिमल में कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स में एलिमेंट्री कैनाल किसका सबसे बड़ा है। तो अगर देखा जाए एलिमेंट्री कैनाल के साइज की तो हर्बीवोर्स जो एनिमल होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल बड़ा होता है। क्यों बड़ा है? अभी देखिए हम लोग स्टमक, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड स्टमक पाया जाएगा। अगर हम बात करें ये थी हर्बीवोर्स में जो एलिमेंट्री कैनाल होगा इलोंगेटेड होगा, कार्निवोर्स में छोटा होगा। लेकिन अगर डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें, डाइजेस्टिव एंजाइम किसमें ज्यादा सीक्रेट होगा? तो डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे ज्यादा ओमनिवोर्स में होगा। कार्निवोर्स में केवल ब्रेस्ट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होंगे, हर्बीवोर्स में केवल हाथ से सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, लेकिन ओमनिवोर्स में दोनों खाता है तो इसमें जब सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे। तो ये था कुछ एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड पार्ट जो हम लोग ह्यूमन का पढ़ रहे थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल। अगला हमारा पार्ट होगा एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक को हम बोल रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे को कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड, या उसको हम लोग करते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके रिलेटेड ग्लैंड्स की, यानी लिवर, पैंक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड्स की।